शांति सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपनी दैनिक वर्ग तालिका के अनुसार उपस्थित है। आज हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच उनके चतुर्थ पत्र के साथ। चतुर्थ पत्र में विद्यार्थी कई कवियों को पढ़ते हैं, जिनमें एक जन कवि भी शामिल हैं और बुलंदी से शामिल हैं। प्रगतिशील कवि के रूप में जिनका मैं नाम ले रहा हूं वे हैं नागार्जुन जी, नहीं बाबा नागार्जुन। नागार्जुन बाबा के नाम से ज्यादा प्रख्यात हैं। और भी नाम कई हैं, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री कहें या नागार्जुन कहें, कई नाम से उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। कुछ नाम मैथिली में प्रख्यात है तो कुछ नाम हिंदी में प्रख्यात है। नागार्जुन हिंदी नाम है और प्रगतिशील कविता के प्रकाश में इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें सशक्त रचना है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकंप आदि ने भी हमारे साहित्यकारों को प्रभावित किया है। यही कारण है कि अकाल जैसे विषय पर कबीर दास ने भी लिखने से परहेज नहीं किया। उन्होंने भी अकाल की विभीषिका का वर्णन किया और अकाल की भीषण विभीषिका का वर्णन अगर देखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली को उलट जाइए। कवितावली में एक से बढ़कर एक चित्र अकाल के खींचे हुए आपको मिलेंगे। समय अभाव के कारण उन पंक्तियों को मैं नहीं रख रहा हूं, आप कृपया उन पंक्तियों को ढूंढ जरूर लेंगे। हम देख रहे हैं कि अकाल जैसे विषय पर जो हमारे भक्ति काल के कवि हैं उन्होंने भी लिखा। प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन जी, इन्होंने भी लिखा। और जो आधुनिक कवि हुए, समकालीन कवि हुए, नई कविता के कवि हुए, उन्होंने भी अकाल पर अपनी कलम चलाई। ऐसे ही कवियों में हम देखते हैं तो सबसे पहला नाम जो आ रहा है वह है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दोनों ने अकाल का चित्रण किया है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अकाल से लड़ता कमल सिंह और बंगाल का अकाल को अपने चित्र का माध्यम बनाया है, जबकि केदारनाथ सिंह जी ने अकाल के सारस और अकाल के दूब इस विषय को अपने कलम से चित्रित किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकाल हिंदी साहित्य में आलोकित है, गहराई से आलोकित है। और यह जो कविता आपके बीच में है अकाल और उसके बाद, यह तो कमाल की कविता है। नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रगतिवादी रचनाओं में अगर कोई रचना नंबर 1 यानी संख्या 1 पर रखी जा सकती है तो वह है अकाल और उसके बाद। कारण बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह मामूली रचना नहीं है। सर्वप्रथम तो इसमें 2 चित्र हैं। आप जब इस रचना को पढ़ रहे हैं तो आपको 2 चित्र देखने को मिलेंगे। पहला चित्र मिलेगा अकाल का, जिसका वर्णन आपको कवितावली में भी मिलता है। दूसरा चित्र मिलेगा आपको अकाल के बाद का, जिसका वर्णन कवितावली में नहीं मिलता है। अकाल के बाद का चित्रण अग्रवाल जी में भी नहीं है,
केदारनाथ अग्रवाल जी में भी नहीं है और केदारनाथ सिंह जी में भी नहीं है। लेकिन अकाल के बाद के दृश्य का वर्णन नागार्जुन ने उतनी ही गंभीरता से किया है जितनी गंभीरता से अकाल का वर्णन इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी ओर चर्चा तक नहीं की जा सकती है कि अकाल और उसके बाद कविता में कौन सा छंद है। मित्रों, इस कविता में सरसी छंद है। आप इस कविता की पंक्तियों को गिने तो 16 और 11 की मात्रा इसमें बैठाई गई है, जो सरसी छंद की मात्रा है। मतलब स्पष्ट है कि नागार्जुन छंदोबद्ध रचना भी लिखते हैं और जमकर लिखते हैं। इस कविता में जो पहला दृश्य है, वह दृश्य जब हम देखते हैं तो आंखों के सामने पूरा दृश्य नाचने लगता है। इसमें हम देखते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया। पहला दृश्य, चूल्हा रो रहा है क्योंकि उसमें आग नहीं जली है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चूल्हा चक्की आम भारतीय जीवन के आवश्यक वस्तुओं में से एक है। चूल्हा का गर्म रहना और चक्की का घर घर चलते रहना ही परिवार की जीवंतता का द्योतक रहा है। लेकिन चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, एक दो दिनों नहीं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास। यहां कानी कुटिया का रोते हुए चूल्हे के पास सोना भी बहुत बड़ा बिंब है। कुत्ते को तो लोग बाहर भगाते हैं, लेकिन आज भगाने की हिम्मत किसके पास है। सभी तो भूख से बेहाल है, निढाल है, कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दूब को जरा पढ़िए तो दूब की कीमत कितनी बढ़ जाती है। अकाल में दूब भी नहीं मिलता है। आप जानते हैं ना कि दूब गाय खाती रही तो मीठा दूध हमें देती रही। दूब भी पौष्टिक आहार है। दूर्वा दल हम पूजा में चढ़ाते हैं। पूजा में जितनी भी वस्तुएं चढ़ाई जाती है, तिल, अक्षत, दूर्वा दल वगैरह सभी भक्ष्य पदार्थ रहे हैं। तो यहां भी हम देखते हैं कि अकाल के कारण सभी बेहाल हैं। दूब भी इनको नसीब नहीं है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। क्या बात है। कवि की दृष्टि सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही नहीं है। घर में दाने नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम हो रहा है कि आदमी कुत्ते को भगाने लायक भी नहीं रह गए हैं। पड़े हुए हैं घर के किसी कोने में बेहोश। मनुष्य ही नहीं, चूहे भी। अनाज रहेंगे घर में तब न चूहे भी कुतरेंगे, खाएंगे। चूहे भी परेशान हैं। छिपकलियों की गश्त, छिपकलियां तक परेशान हैं। कहने का तात्पर्य कि नागार्जुन की महादृष्टि यहां पर खुली हुई है। अकाल से पीड़ित सिर्फ मनुष्य ही नहीं होते हैं, आम जीव जंतु जितने हैं सभी उसका शिकार हो जाते हैं। और बहुत जगह तो हम यह भी देखते हैं कि जीव जंतु ज्यादा मरने भी लगते हैं। मनुष्य तो किसी प्रकार से अपने प्राण को बचा लेते हैं, लेकिन जीव जंतु बचा नहीं पाते हैं। तो अकाल का पहला दृश्य आपने देखा, जिसमें व्याकुलता ही व्याकुलता है और जिसमें कई प्रकार के छंद अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है।
अकाल का दूसरा दृश्य जो नागार्जुन दिखाते हैं वह भी अपने आप में कमाल है। वह लिखते हैं दाने आए, आए दाने, खुली नजर सरकार की शायद, मुफ्त का राशन आया घर में, कहीं से बांटने वाला आ गया, लेकिन किसी प्रकार से घर में दाने आए। दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें। क्या बात है, जितने भी प्राणी है घर में सबकी आंखों में चमक आ गई, चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पांखें, कई दिनों के बाद। यह है नागार्जुन की दिव्य दृष्टि। कौवे ने खुजलाई पांखें, कौवे भी दुबक कर बैठ गए थे, कहां उड़कर वो जाते, क्या खाते, कहीं तो कुछ था ही नहीं। धुआं देखकर, आंगन में उठते हुए धुएं को देखकर कौवे की भी आंखें चमक आई, पंखें चमक उठी और वह पंखों को खुजलाने लगा अपनी चोंच के माध्यम से, ताकि उड़ान भरकर दानों को चुन सके। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जन कवि नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद की कविता में दोनों दृश्यों को समाहित किया है। नागार्जुन यहीं तक नहीं रुकते हैं, प्रेत का बयान जो उनकी कविता है उसमें भी आप देखिए वो प्रेत क्या बयान देता है। वो प्रेत जो बयान देता है वह बयान अकाल से ही संबंधित है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, कर्मी की लत्ती को नोच नोच कर खाता है। कहने का तात्पर्य कि नागार्जुन ने गरीबी को ही अपने नजदीक से नहीं देखा है, अपितु तो अकाल को भी काफी पास से देखा है। 1934 ईस्वी का अकाल कौन भूल सकता है। स्पष्ट यह नहीं हो पा रहा है कि नागार्जुन ने 1952 ईस्वी में जिस कविता का प्रकाशन यानी अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता का प्रकाशन कराया, उसमें जो चित्रण हुआ है वह बंगाल के अकाल का चित्रण है या बिहार के अकाल का चित्रण है, क्योंकि नागार्जुन की पहुंच बिहार से बंगाल तक हमेशा होती रहती थी। अस्तु हम कह सकते हैं कि अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता के माध्यम से नागार्जुन ने विवस्था और संपन्नता दोनों की तस्वीर को स्पष्ट किया है। आज का वर्ग यही समाप्त। ओम शांति सा विद्या या विमुक्तये।